स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों आज हम करेंगे पुणे का पब्लिकेशन जो साइंस की जो इंदौर से पब्लिकेशन होती है और जो इसके अंदर पुराने ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के। दोस्तों इसकी सीरीज़ चलाई गई है आपके द्वारा, जो आपने बोला था कि सीरीज़ चलाए सर, और मैंने इसका वीडियो का जो पुस्तक का रिव्यू भी करा था। दोस्तों आपको मैं इसके रोज़ 20 से 30 क्वेश्चन कराऊँगा दोस्तों, और आप इस वीडियो को पूरा देखा करें। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आकाश नीला दिखने का कारण है, ये वास्तव में नीला है। अन्य रंगों से नीले का वातावरण से अधिक बिखरता है। सभी रंगों के मिलने से नीला रंग बनता है। यह सफ़ेद प्रकाश में नीले रंग का अधिपत होता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सफ़ेद प्रकाश से नीले रंग का अधिपत होता है। दोस्तों आपने सुना होगा जैसे कलर बनते हैं जो कि सातों कलर से मिलकर एक सफ़ेद कलर बनता है। दोस्तों ये सफ़ेद रंग का प्रकाश जो कि नीले रंग को अधिपत होता है। चलते हैं क्वेश्चन, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं आप। दोस्तों देखो लो, ये MPSI 2013 में आ चुका है। जब सूर्य वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणुओं और अन्य सूक्ष्म कणों के द्वारा विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होता है, जो कि रेले के अनुसार बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो कि सार्वधानिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग से कम एवं लाल रंग से अधिक होता है, किंतु सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की तुलना में नीला रंग अधिक मात्रा में होता है। अंत में नीले रंग का प्रकीर्णन भी अधिक होता है तथा नीले रंग के लिए हमारी आँखें अधिक संवेदनशील होती है, जो कि अंत में आकाश नीला दिखाई देता है। तो चलते हैं, समझ लिया होगा दोस्तों आपने इसको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, या व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, या व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। ये दोस्तों होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। दोस्तों कभी भी आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको मिरर आपसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी आपको छोटा दिखाई देगा दोस्तों। और आपका जो सीधा हाथ है वो उल्टा दिखाई देता है और उल्टा हाथ आपको सीधा दिखाई देता है मिरर के अंदर। दोस्तों याद रखना आप, जो कि आभासी भी होता है दोस्तों, वास्तविक में उल्टा भी होता है। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने आपति लगभग के संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। दर्पण 3 प्रकाश के समतल गोलीय जो कि तथा परवलयाकार के होते हैं। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई से उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि ये नीला प्रकाश प्रकीकरण को अधिक होता है। लाल प्रकाश प्रकीकरण को अधिक होता है। नीला प्रकाश वातावरण को अश्वशोषण कम करता है। नीला प्रकाश वातावरण को अश्वशोषण अधिक कर लेता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीला प्रकाश प्रकीकरण को अधिक होता है। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। प्रकाश प्रकीकरण के तरंगदैर्घ्य जो कि चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब सूर्य वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणु अन्य सूक्ष्म कणों के विभिन्न रंगों के प्रकीकरण होता है। चूँकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और अंत में नीले रंग की प्रकीकरण सबसे अधिक होता है, इसी प्रकार आकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों याद रखना आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा है, मूर्तगोत्तुष्मा का उदाहरण है। ध्रुवण का, पूर्वांतरिक परावर्तन का, या विक्षेपण का, या विवर्तन का। ये दोस्तों है ध्रुवण है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो चलो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी। रेगिस्तान में मिर्ची का प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण होती है, जिससे दूर रेगिरी जो कि वस्तुओं को उल्टे प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं और उन्हें वहाँ जल से होने की संभावना दिखाई देती है। परंतु जैसे ही राहगीर उस स्थान पर पहुँचता है तो वह जल नहीं, वो अपेक्षा जल के केवल ब्रह्म होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कभी भी आप रेगिस्तान में आते हैं तो आपको दूर से दिखता है कि यहाँ पर जल है, पर वो जल नहीं होता है।
वो मिर्ची की होती है, जो कि आपको परावर्तित करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो निम्न में से कौन सा रंग इन 7 रंगों में से नहीं होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी भूरा या ऑप्शन डी नीला। ये दोस्तों नहीं होता है, भूरा रंग नहीं होता है दोस्तों इसके उसमें। चलिए पढ़ लेते हैं इसकी दोस्तों। जब सूर्य प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है होता तो 7 रंगों में बढ़ जाता है तथा भूरा रंग इन 7 रंगों में नहीं होता है, क्योंकि ये 7 रंग के रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए लेंस की फोकस दूरी पर, ऑप्शन बी लेंस की दूरी की दुगनी पर या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र या उसके मुख्य फोकस के बीच में। ये दोस्तों रखा जाना चाहिए ऑप्शन बी फोकस दूरी की दुगनी पर। दोस्तों कभी भी आप प्रतिबिंब रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर दुगनी पर रखते हैं। दोस्तों पैरामेडिकल छोड़ भर्ती परीक्षा में आया था, उसमें पढ़ते हैं थ्योरी इसकी। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना देता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? शुद्ध पानी, शीशा, हवा या लकड़ी। ये वन रक्षक भर्ती 2015 में आ चुका है दोस्तों। इसका है लकड़ी। इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। लकड़ी प्रकाश के अपारदर्शी, जो कि जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार हो जाता है तो वस्तु जो कि अपारदर्शी तथा जिससे प्रकाश का आर पार नहीं हो पाता है, जो कि अपारदर्शी कहलाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रकाशी तंतु का प्रयोग कहाँ होता है? प्रकाशी तंतु का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन सीटी स्क्रीन, ऑप्शन बी एक्सरे किरणें, ऑप्शन सी अल्ट्रासाउंड स्कैन या ऑप्शन डी संचार। ये दोस्तों संचार में होता है प्रकाशी तंतु का उपयोग। थ्योरी पढ़ लेते दोस्तों इसकी दौड़। प्रकाशी तंतु जो कि ऑप्टिकल फाइबर के दूरसंचार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देने वाली नवीनतम तकनीक है, जिसमें कांच के बने अत्यंत बारीक तंतुओं का जो कि फीबर का उपयोग संचारित तारों के रूप में किया जाता है। प्रकाशी तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है, जबकि सीटी स्कैन या कंप्यूटर जो कि असिस्टेंट टोमोग्राफी है। टोमोग्राफी दोस्तों इसके आगे भी इसका जो कि विशेष एक्सरे जो कि तकनीक से संबंधित अंग की पतली तलों पर कई एक्सरे के लिए जाते हैं। एक्सरे किरणें की खोज जो कि रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि पिछले एक्स किरणों में अत्यधिक उपयोगी शुल्क किरणों जो कि चिकित्सा व्यवस्था में जासूसी, इंजीनियर आदि और इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना इनको आप। रात्रि जो कि दृष्टि यंत्र में किस प्रकार की तरंगे का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है रात्रि की दृष्टि में यंत्र प्रकाश से किस तरंगों का इस्तेमाल होता है? परिवेक्षण किरणें, इंफ्रारेड किरणें, एक्सरे किरणें या बीटा किरणें। ये दोस्तों होता है रात्रि किरणें में बीटा किरणें का उपयोग होता है। रात्रि की दृष्टि में यंत्र में इंफ्रारेड किरणें की अपवर्तक विखंडने की तरंगे का इस्तेमाल होता है। इसकी खोज जो कि विलियम हर्सले ने 1940 में की थी। इसका उपयोग अस्पताल में रोगियों की सिकाई करने एवं पूरे में फोटोग्राफी करने के में भी किया जाता है, जबकि परिवेक्षण किरणें सूर्य के प्रकाश जो कि विद्युत विसर्जन, निर्वात, सर्पाक आदि में संपन्न होती है। इसकी खोज जो कि वैज्ञानिक रिटर ने की थी, जो कि एक्स किरणें की खोज जो कि रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने
मानव में एक्स किरणें के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, जो कि शल्य प्रक्रिया में चिकित्सा, जो कि व्यवसाय, जासूसी, इंजीनियर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। गामा किरणें की उत्पत्ति जो कि नाभिक से होती है, जो कि इन किरणों की में ऊर्जा अत्यंत मात्रा में संचित होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत के आधार पर काम करती है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या बीच में पे? ये दोस्तों है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु कांच के प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है, जिसकी लंबाई दिशा में प्रकाश के संचरण हो सकता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में पृष्ठ सतह पर अपवर्तित होती है तो आपतन कोण के आंतरिक कोण से अधिक प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश के परिवर्तन से होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाशीय तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, पूरी एमपी में फैला दो बोलना, साइन चल रहा बहुत बढ़िया वाला क्या। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक बालक की स्थिति जो दर्पण जो कि 5 किलोमीटर एन की चाल से गति से करता है, तो दर्पण की अपेक्षा प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? 5 किलोमीटर h की पावर -1, ऑप्शन बी -5 किलोमीटर h की पावर -1, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर -h की पावर -1, ये ऑप्शन डी -10 किलोमीटर जो कि h की पावर 1। ये दोस्तों होता है 5 किलोमीटर -h की पावर 1। एक बालक जो कि एक स्थिर दर्पण की ओर 5 किलोमीटर जो कि h-1 की चाल से गति करता है, तो दर्पण की अपेक्षा प्रतिबिंब का वेग -5 किलोमीटर जो कि h-1 से होगा। प्रकाश जो माध्यम से x माध्यम से y माध्यम में जा रहा है के लिए क्रांतिकारी कोण जो q है, तो माध्यम x की प्रकाश की चाल कि u है, तो माध्यम में y की प्रकाश की चाल क्या होगी? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन डी u इज साइन q। ये दोस्तों जेल पे ही आया क्वेश्चन, देख लो आप कितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अच्छे के पानी निकल जाएंगे इसको करने में। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार का प्रभावित होगा? यदि लेंस के केंद्रीय भाग से चित्र अनुसार काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा? कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगी, पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा लेकिन यह काम चमकीला होगा। पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उसका केंद्रीय भाग नहीं होगा। यह 2 प्रतिबिंब बनेंगे, प्रत्येक एक दूसरे के अर्धभाग पर होंगे। दोस्तों, इसका है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दोस्तों, जब आप इसको काले कपड़े से ढक दोगे तो कौन सा प्रतिबिंब नहीं बनेगा ही नहीं प्रतिबिंब। जेल पे दिया क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लो 6 दिसंबर का। अतुल्य लेंस जो कि बीटा के मोटे तथा किनारों के पतले होते हैं। जब लेंस उत्तल लेंस के केंद्रीय भाग में काले कागज से ढक दिया जाता है तो उत्तल लेंस के द्वारा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा इसके अंदर। प्रकाशीय केंद्र जो मुख्य अक्ष के तल पर स्थित पर बिंदु है, जिसमें से होकर यदि प्रकाश के लेंस के अंदर से गुजरे तो निगन्य किरणों पर आपतित किरणों में समांतर होती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। शक्ति -2.02D के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 0.5 मीटर। जेलबेरी दिसंबर 2015 का क्वेश्चन दोस्तों याद रख लेना, इसे दे के रखा है दोस्तों इसका न्यूमेरिकल। ये देख लो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आप कर लेना इसको। इन्हें धनुष निम्न में से कारण में बनता है। पानी की बूंदें परावर्तन और विक्षेपण के कारण बनता है। पानी की बूंदें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के विक्षेपण के कारण बनता है। केवल प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है, केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दोस्तों, ये होता है प्रकाश की बूंदें के परावर्तन से विक्षेपण के कारण होता है। चल दो आगे चलते हैं।
वर्षा के ठीक बाद जब बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं तो ये प्रिज्म से बहती व्यवहार करती है। प्रिज्म का प्रकाश जो कि विपक्षण को कर रंगों की एक पट्टी बनता है जिसमें वर्णक्रम जो कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी प्रकार इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। परावर्तन और पूर्वांतरिक परावर्तन तथा परावर्तन द्वारा वर्ण विपक्षण सबसे अच्छा उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एक समतल दर्पण में आपकी तरह 10 सेंटीमीटर S-R से पहुंच रहा है तो आपका प्रतिबिंब आपकी तरह किस चाल से अपेक्षा आएगा। ऑप्शन ए 10⁻1 सेंटीमीटर S, ऑप्शन बी 10⁻1 सेंटीमीटर S। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी +20 सेंटीमीटर -S/1। तो सॉल्व कर लेना दोस्तों इसको। दोस्तों अब इसको भी सॉल्व कर लेना। लेंस की एक सतह जो कि उत्तल और दूरी अवतल है। यदि वक्रता त्रिज्या क्रमशः r है तथा r² तो लेंस का उत्तल होगा। दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी R1। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आपको गाड़ी की आवाज़ बहुत आ रही है। दोस्तों जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत चलती है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये पतले लेंस की जो कि फोकस दूरी होती है जो कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक होता है। इस लेंस के निर्माता जो कि सूत्र का लेंस होता है जो कि अपवर्तन सूत्र कहते हैं। यह सूत्र जो कि उत्तल एवं अवतल दोनों लेंसों के लिए सत्य है, लेकिन लेंस जो पतला होना आवश्यक है। हवा के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो हवा का कांच से सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। ऑप्शन है 3/4, ऑप्शन में 2/3, ऑप्शन सी 1/3 या ऑप्शन डी 3। ये होगा दोस्तों 2/3। दोस्तों इसका अपोजिट कर दिया मतलब इसका। ये दोस्तों जिलबेरी में आया दिसंबर 2015 में क्वेश्चन। देखो सूत्र देखा है खास का। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चंद्रमा का प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया है जिसकी वक्रता त्रिज्या 4.8 मीटर है तथा उस समय जब चंद्रमा से इसकी दूरी जो कि 2.5 × 10⁸ m है। यदि प्रतिबिंब का व्यास 2.2 हो तो तब चंद्रमा का व्यास कितना होगा। ऑप्शन है 1.1 × 10⁻6, ऑप्शन बी 2.2 × 10⁻6 मीटर, ऑप्शन सी 2.2 × 10⁸ मीटर, ऑप्शन डी 2.2 × 10⁻10 मीटर। ये दोस्तों होगा इसका आंसर ऑप्शन बी 2.2 × 10⁻6। और दोस्तों आपको उसका PDF चाहिए तो उसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना दोस्तों। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी a है और मुख्य फोकस बिंदु की दूरी f है तब प्राप्त आवर्धन का परिमाण होगा। ये होगा दोस्तों f है। दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात में रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। अवतल दर्पण पर उत्तल दर्पण के दोनों आवर्धन सूत्र के समान होते हैं। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी a है और मुख्य फोकस दूरी बिंदु से दूरी तो आवर्धन परिणाम जो कि आवर्धन का परिणाम होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे मेरे को मालूम है दोस्तों आप लोग। और दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए टेलीग्राम ग्रुप की, आप उसमें जुड़ जाना दोस्तों। और आप कुछ भी डाउट पूछना होता है आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।